नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। लेमा को समझ लेंगे तो एल्गोरिदम समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग एल्गोरिदम समझ लेंगे तो हम लोगों को एचसीएफ, एलसीएम और एलसीएम के बारे में तो नहीं बोलेंगे, मगर हाँ एचसीएफ के बारे में और डिवीज़न के बारे में सारा रूल्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सब कुछ का। अगर एक बार ये समझ में आ जाएगा तो इसे वर्ड प्रॉब्लम बनेगा और आगे आने वाले टाइम में जब कभी भी हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो पहले बात को थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास में नंबर लिखा हुआ 5 को डिवाइड करना पड़ गया 23 से। जो लोग बियॉन्ड द बॉक्स जाके सोचते हैं उनके लिए ये बात है। 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 20, माइनस करने पे क्या बचेगा 3। आप यहाँ पे देखिए कि ये कहलाता है डिवाइज़र, ये डिविडेंड, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। हम लोग बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि हम लोगों के पास में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होगा। क्या यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, पहले समझते हैं। 5 4 20 प्लस 3 23, बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल्स पर अगर बात करें तो मान लीजिए एक नंबर लेते हैं 5, सेम ही एग्जाम्पल से 23। अगर इसको 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। क्या इस केस में ये सही है या गलत है, फिर से बात समझते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा और इस -2 को ऐड करेंगे, -2 को ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 23 का। ये भी सही दिख रहा है। तीसरा, अगर हम इसी एग्जांपल्स को थोड़ा सा और बड़ा करके समझें तो मान लीजिए 5 ले लिए, इसी एग्जांपल्स में 23 लिखें, 5 3 15, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या ये इस कंडीशन में सही है या नहीं है, ये समझते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए 15 और ये 8 को ऐड कर दिए 23। देखिए जब तक हम लोग बच्चे होते हैं तब तक हमेशा हम लोगों को भी पता होता है कि हम लोग इसी रूल्स को फॉलो करते हैं, यही सिखाया जाता है, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। मगर जब हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करते हैं तो ये समझ में आना शुरू होता है कि यहाँ पे ये भी सही दिख रहा है, यहाँ पे ये भी सही दिख रहा है, तो इन तीनों में सही है कौन आखिर। इन सब क्यूरियोसिटी का जवाब जो होगा वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में मिलेगा। कैसे मिलेगा इसको समझ लेते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में कोई नंबर है, मान लीजिए a, इस तरह से लिखा, यहाँ पे कोई नंबर p और यहाँ पे कोई नंबर q और इसका जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को बोल दिया गया r। जब भी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐड करेंगे, यानी कि डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा डिविडेंड आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, p इज़ इक्वल टू a q प्लस r। जहाँ पे दो बात बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है। पहला ये कि जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि ये जो r लिखा हुआ है वो r क्या होगा, या तो वो 0 हो सकता है, हो जाए, या फिर 0 से छोटा हो जाए, 0 हो जाए, या फिर वो नंबर क्या होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। पहला कंडीशन तो यही है। दूसरा ये बोल रहा है वो नंबर क्या आएगा r के बारे में, या तो 0 या फिर ऐसे हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। दूसरा ये बोल रहा है कि ये जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा a से छोटा होगा, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो a से छोटा होगा। अगर हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा आज से पहले पढ़े होते, यानी कि 10th क्लास से पहले समझ चुके होते, तो हम लोगों को इन सवाल का जवाब जो पूछा गया था वो देने में आसानी होता। तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं जब पढ़ रहे होते तो पूरा इन डेप्थ नहीं पढ़ते। हालांकि अभी भी हम लोग पूरी तरह से इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं, मगर अभी के लिए बस इतना ही समझते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में सीखे थे इस तरह के बारे में, उसी तरह से अभी के लिए जो हम लोग 10th क्लास का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इतना ही समझते हैं कि मेरे पास जो p आएगा वो आएगा a इंटू क्यू प्लस आर, वेयर r जो होगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, और a जो होगा वो a यानी कि जो यहाँ पे डिवाइज़र है वो क्या होगा रिमाइंडर से बड़ा होगा। इसलिए इस केस में नेगेटिव यानी कि 0 से छोटा होने की वजह से ये मैथ गलत हो गया, और इस वाले केस में मेरे पास में 8 जो रिमाइंडर आ रहा था वो क्या डिवाइज़र से बड़ा होने की वजह से ये मैथ गलत हो गया। ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक और बात समझते हैं, वो ये कि मेरे पास में जब डिवाइड करना होगा तो बताइए मुझे ये कि -23 रहने देते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल्स को चेंज नहीं करते। 23 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आप इसका जवाब दे पाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा अच्छे से समझ में आ गया। देखिए इसको समझना केवल इस डिवीज़न के लिए ज़रूरी नहीं है, ये तो है ही है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। मगर डिवीज़न के अलावा जब हम लोग दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो समझते हैं कि आखिर इसका यूज़ कहाँ पे होगा। जैसे एक बार क्या होता है कि एक गांव में एक लड़का रहता है,
बेचारा पढ़ा लिखा था और पढ़ा लिखा होने के कारण उसको समझ में नहीं आया था, सरकारी नौकरी लगा नहीं। एज जो है धीरे धीरे बीतने लगा। वो भी चाह रहा था कि सरकारी नौकरी लग जाए, किसी जगह पे हम प्राइवेट कंपनी में किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाएं, फिर ये काम करेंगे। गवर्नमेंट जॉब उसका किसी कारण से दुर्भाग्यवश लग नहीं पाया बेचारे का, जिसका तैयारी किया वो हो नहीं पाया। गांव से शहर से फिर गांव आया, गांव में सोचा कुछ ना कुछ कर लिया जाए, तो अपने गांव में नहीं करके वो बाहर जाके कुछ करने का सोचा। मैंने तो गांव का जो शहर होगा, बड़ा जो मार्केट लगता होगा, वहाँ पे जाके कुछ काम करने का सोचा। जब वो गांव से बाहर निकला तो वो सोचा कि कुछ नहीं मिल रहा तो चलो अंडा ही बेच लेते हैं। उसको वही समझ में आया कि चलो अंडा बेचने में क्या है, मौसम चल रहा था, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा। जो अगल बगल का जो ये था उसके तहत उसको ये समझ में आया कि ठीक है अंडा बेच लेंगे। माहौल जो था उसके तहत ये समझ में आया कि अंडा बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा जल्दी कमा लेंगे। ठीक है, वो अंडा बेचारा लेके गया बेचने के लिए, मगर वहाँ पे जो शहर का जो मार्केट जहाँ पे लगता था उस गाँव का, वहाँ पे एक दबंग क्या किया, उस बेचारे का अंडा तोड़ के गिरा दिया। अब इसको जो पढ़ा लिखा आदमी था वो गया, फिर गाँव में गया, सब पंचायत को बैठाया। पंचायत को जब वो बैठाया तो पंचायत वाला को बैठाने के पीछे कारण ये था कि वो ये सोच रहा था कि हमको इसका मुआवजा मिल जाए। मुआवजा मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। मुआवजा यानी कि पेनल्टी मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। इससे के लिए वो क्या किया कि पंचायत का जो ऑनर था, जो सरदार था, वहाँ का जो प्रमुख था, वो उससे पूछा कि भाई तुम बताओ कि आखिर तुम्हारे पास में टोटल अंडा कितना था। तो ये जो आदमी जो अंडा बेचने का काम करने स्टार्ट ही कर रहा था, आज पहला दिन ही था बेचारे का, वो सोचा कि मामला तब गड़बड़ा जाएगा कि अगर हम इसको सीधे सीधे से ये बोल दें कि मेरे पास फलाना अंडा था, इतने अंडा था, इतना एग्स था, तो फिर फ़ायदा ही क्या है पढ़ा लिखा होने का। क्यों ना हम लोग इसको एक मुहिम के तहत काम करें और इससे ये क्या किया कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा को पूरी तरह से समझा दिया जाए। यहाँ पे अगर हम इसको समझा पाएंगे तो एचसीएफ क्या होगा, गांव का जो इतना भीड़ था, उतना जो बच्चा था जो 10th क्लास में पढ़ रहा होगा, उसको ये बात समझ में आ जाएगा। इसीलिए वो इसको समझाने का जो तरीका अपनाया, वो बोला कि देखिए अगर आप 2-2 अंडा एक बार में हैंड पिक करते हैं, अब अंडा तो गिर गया, तो एक बार में क्या किया, 2-2 अंडा को अगर वो पिक करेगा, इस तरह से कितनी बार करेगा तो n टाइम्स करेगा, तो उसके पास कितना अंडा बचा रह जाएगा रोड पे, 1। अब अंडा तो गिर गया, सारा का सारा अंडा नीचे गिरा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि देखिए अगर आप 2 अंडा एक बार में उठा करके मेरे ठेले पे रखिएगा, ये मेरे ट्रे में रख दीजिएगा, फिर दूसरा अंडा उठाइएगा, 2-2 का पेयर में, एक बार में 2 अंडा पकड़े ट्रे में रख दिए, फिर दूसरी बार में 2 अंडा पकड़े ट्रे में रख दिए। अगर आप ऐसे करके उठाते हैं तो आपके पास ज़मीन में 1 अंडा पड़ा हुआ मिल जाएगा। फिर अगर आप 3 अंडा एक साथ उठाने का काम करते हैं, 3-3 अंडा उठा रहे हैं, 3-3 अंडा एक बार में, तो आपके पास में क्या होगा, 2 अंडा जो होगा, जो एग होगा, वो 2 नीचे की तरफ पड़ा हुआ मिल जाएगा, गिरा हुआ एग मिल जाएगा। जब 2 एग आप एक साथ में एक बार में क्या किया कि 3 अंडा को पकड़ा, वापस उठा के ट्रे में, फिर 3 अंडा का पेड़ बनाया, वापस उठा के ट्रे में, 3 अंडा का पेड़ बनाया, वापस से उठा के ट्रे में। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके पास में 2 अंडा बचा रह जाएगा। फिर क्या किया, इसी तरह से वो समझाना शुरू किया कि जब आप 4 अंडा को का पेड़ बनाना शुरू कीजिएगा, जब कि बस 4 एग होगा तो मेरे पास में 3 बचा रहेगा। और इसी तरह से करते करते वो पहुँचे 7 तक। 6 वाले में बोला कि आपके पास में 5 बचा रहेगा, मगर एक बात अच्छा ये है कि जब आप 7 पे आइएगा तो आपके पास जो एग हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ये एक का बात सुन के जो पंचायत था उसको थोड़ा सा राहत मिला, हालांकि लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये बच्चा बोल क्या रहा है, क्या क्या बोल रहा पता ही नहीं चल रहा। तो फिर उसी में से कोई पूछा कि भाई एक बात बताओ, इसके अलावा और भी कुछ बोलना चाहते हो या हो गया, क्योंकि हम लोगों को समझ में तो कुछ भी नहीं आया। तो बोला कि देखिए इसके अलावा मेरा जो अंडा था वो 150 से कम का अंडा था, 150 से लेस ही अंडा हम लेकर के गए थे, और इतने अंडे का ये हिसाब किताब है। आप हिसाब किताब लगा के जो पेनल्टी देना चाहते हैं वो उस अंडे को पहले निकाल लीजिए कि टोटल कॉस्ट क्या था, हर एक पे 6 रुपये 7 रुपये का कॉस्ट इंक्लूड कीजिए और पेनल्टी के तहत हमको सारा का सारा अमाउंट पेड कर दीजिए। तो भाई किसी को ये बात तो समझ में नहीं आया, मगर वहाँ पे जो 2-4 लड़का था जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, वो लोग इस बात को समझा तो वो लोग बताना शुरू किया कि देखो भाई ऐसे में तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है, कुछ खास समझ में तो आ नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझने का कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जब वो 2 अंडे के बारे में बात कर रहा था तो ये कितनी बार आएगा, ये पता नहीं, हो सकता है 5 बार उठाए और 1 बचा रह जाए, ऐसा भी हो सकता है 11 अंडा हो उसके पास, ऐसा भी हो सकता है कि 10 अंडा हो, मतलब 21 अंडा हो तो 10 बार 2-2 करके उठाया और 1 अंडा बचा रह गया, क्योंकि 10 बार अगर 2-2 अंडा उठाएगा तो 20 अंडा तो उसके ट्रे में आ गया और 1 अंडा बचा रह जाएगा। तो इसको वो ऐसे लिख दिया, बोला ठीक है भाई चलो कुछ तो समझ में आना शुरू हुआ। फिर वो क्या किया, अब यहाँ पे 3 के साथ बी लिख दिया। अब जैसे वो बी लिखा फिर लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए बात क्या है कि ये अंडा बार बार चेंज कर रहा है, पहले 2 अंडा उठा रहा था फिर ये 3 अंडा उठा रहा है। अगर उसके पास 21 अंडा होता तो यहाँ पे वो क्या करता, 7 टाइम्स में उठाता और यहाँ पे 0 हो जाता, हो सकता है। तो यहाँ पे हर कंडीशन में ए और बी का वैल्यू बार बार चेंज हो जा रहा है।
अगर यहाँ पे b का वैल्यू कुछ और होता 7 हो जाता, ऑब्वियस बात है जब हम 2 से डिवाइड किसी नंबर को करेंगे, मान लीजिए 20 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 10 टाइम्स में डिवाइड होगा। अगर हम उसको 3 से डिवाइड करना चाहेंगे तो 6 टाइम्स में 18 और 2 रिमाइंडर बचा रह जाएगा। तो बार बार मेरे पास में जो क्वोशंट का वैल्यू है, ये क्वोशंट का वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, और ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। हम लोग अभी भी थोड़ा देर पहले इसके बारे में ही बात कर रहे थे कि अगर किसी भी नंबर को 23 के एग्जाम्पल लेते हैं, 4 टाइम्स में 20 और ये 3, ये मेरे पास में 5 × 4, तो ये 5 जो लिखा हुआ ये 2 लिख दिया, ये क्वोशंट की जगह पे ये a लिखा और रिमाइंडर की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड कर रहा है। फिर 3 से डिवाइड किया, इसी तरह से 4 से डिवाइड किया, 4c कर दिया, फिर 5 से 5d + 4 और फिर 6e + 5 और 7f + 0, क्योंकि 7 के कंडीशन में उसके पास में अंडा बच ही नहीं रहा। जब वो ये काम किया तो लोगों को चल लगा कि चलो ठीक है, कुछ अब समझ में आना शुरू हुआ कि भाई ये बात था, ये ऐसा बात था, मगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि आखिर उसके पास अंडा था कितना। तो बोला देखिए ऐसे तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, बोला हाँ भाई यहाँ तक तो बात समझ में आ गया तुम लोगों का। अब क्या कीजिए कि 2, 3, 4, 5, 6 का, 7 का नहीं, 2 से लेकर 6 तक का हर एक नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 5 ज़ा 3 ज़ा, 3 से 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। ठीक, अब यहाँ पे ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो वैसे लिखने का कोई मतलब बना नहीं। 2 × 3 × 2 × 5, 5 2 × 10, 10 × 3 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ गया। तो अब लोगों को थोड़ा बहुत ये समझ में आना शुरू होगा कि अब जो भी नंबर आएगा मेरे पास में वो 60 होगा, 60 का मल्टीपल होगा, यानी कि 160, 120 या 180। जब पहले बोल चुका था कि भैया मेरे पास जो एज था वो कितना था, 150 था, या 150 से क्या था, कम था, 150 भी नहीं था, 150 से कम ही था। तो अब ऐसा बात है ये नंबर और ये नंबर कट गया। फिर ये लोगों को बोला हुआ था, फिर वो बताया भाई देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना और यहाँ पे 1 दिख रहा है, हर एक कंडीशन में देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, 4 और 3 में, 5 और 4 में, 6 और 5 में, हर एक कंडीशन में जो डिफरेंसेस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसीलिए क्या करोगे तुम 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दिए तो क्या जाएगा 59। अब ये चेक करो कि क्या ये 59 को अगर हम डिवाइड करेंगे ऐसे करके 2 लिखे या 59 लिख दिए, 2 टाइम्स में 4 1 9, 9 टाइम्स में 18 1, ये आ गया। यानी कि 2 × a की जगह पे 29 और रिमाइंडर यानी कि 1 की जगह पे 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बोला हाँ सही कर रहा है, ये तो हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। 2 पे चेक किया, 3 में चेक किया, 4 में चेक किया, 5 में चेक किया, 6 में भी चेक किया, और जब 7th की तरफ जब वो बढ़ा तो उसको ये समझ में आया कि भाई 7th वाले को अगर हम 59 से डिवाइड करेंगे तो ये 59 से डिवाइड हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वो 8 टाइम्स में करता तो क्या था 56, 7 8 56, और उसके पास में क्या बचता 3 रिमाइंडर, मगर यहाँ पे कंडीशंस क्या है 0 बचा हुआ है। तो बोला अब क्या करें, ये तो काम फिर नहीं गड़बड़ा गया। फिर वो उठ करके आया 120 की तरफ, क्यों आ रहा है और इसमें से 1 माइनस क्यों कर रहे हैं। 1 माइनस करने के पीछे जो लॉजिक है यहाँ पे, वो लॉजिक ये है कि इन सब के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। अगर डिफरेंसेस 2 का आता तो 2 माइनस करते, 3 का डिफरेंस आता तो 3 माइनस करते, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 119। अब सबसे पहले वो डरा हुआ था तो पहले 7 से डिवाइड करके देख लिया, 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, 7 7 49, 17 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रहा था। इसके बाद वो क्या करता है कि एक एक करके हर एक नंबर को डिवाइड करके देखता है, क्या रिमाइंडर 1 आ रहा है, नहीं 2 से, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है या नहीं। ये काम आप लोग घर में बैठ कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, लिख लीजिए इस चीज़ को, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ ठीक है ये जो भी कर रहा है ये बच्चा सही कर रहा है, समझ में आ गया। तो अब उसको पता लगा कि उसके पास में टोटल 119 अंडा, ये 119 एग्स था। तो कहने का ये मतलब है कि अब इसका यूज़ एल्गोरिदम में और लेमा के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। अब इसके यूज़ के बारे में तब बात करेंगे। देखिए एल्गोरिदम क्या है कि एक प्री डिफाइंड सेट है, आपको ये बता दिया गया कि लेमा के तहत ये एक डिवीज़न का प्रूफ करने का तरीका होगा, और एल्गोरिदम क्या होगा कि उसी पाथ पे चलते हुए आपको उस रूट्स तक पहुंचना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि किसी का भगवान में बहुत गहरा आस्था है, तो उसको पता चला कि भाई हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए इस रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अगले जीवन के चक्र से दूर हो जाएंगे, तो वो उस रूल्स को फॉलो करते हुए जाएगा। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप उस तक पहुँचने का जो तरीका होगा वो कहलाता है एल्गोरिदम, और उससे पहले जो प्री डिफाइंड किया हुआ चीज़ है वो कहलाएगा लेमा। इन दोनों के बीच बस इतने ही डिफरेंसेस हैं।
तो ठीक है, लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, कम से कम थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया। अब जब इसको 1-2 बार आप लिख लेंगे तो ये और भी तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करता है कि भाई आखिर हम ये जो सीखे हैं इसका HCF में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसका यूज़ HCF में होगा। तो पहले ये समझते हैं कि HCF फाइंड कैसे करते हैं। मान लीजिए छोटा एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ये 2, 3 और 4 का। यह पहले ही काम करते हैं 2 और 4 का ही एग्जांपल्स को समझते हैं। 2 और 4 का HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के बीच में हाईएस्ट नंबर कौन सा है जिसका फैक्टर सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, जिसका फैक्टर सी से कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो क्या किया कि 2 का निकाला, तो देखा 2 × 1 ये 2 ही रहेगा। 4 के केस में देखा तो 2 × 2 दिख रहा है उसको। इन दोनों ही केस में क्या दिख रहा है कॉमन, वो दिख रहा है 4। सॉरी, इन दोनों ही केस में ये क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है कॉमन। इसका मतलब होगा कि इन दोनों का जब भी HCF निकलेगा वो भी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो इस रूल्स को बोलेंगे कि ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम लोग HCF निकाले किसका, 2 और 4 का, और वो HCF क्या आया, 2 आ गया। ये था पहला तरीका HCF को समझने का। दूसरे तरीके के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा तरीका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़न मेथड के थ्रू HCF को फाइंड करना। डिवीज़न मेथड, जो छोटा नंबर होगा उसको आप यहाँ पे रखेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको आप यहाँ रखेंगे। यानी कि डिवाइज़र की जगह पे यहाँ पे 2 और डिविडेंड की जगह पे यहाँ पे 4। 2 टाइम्स में करेंगे ये आ जाएगा 4, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 0। यानी कि यहाँ पे जो डिवाइज़र की जगह पे जो नंबर आएगा वो कहलाएगा आपका HCF। ये हो जाएगा HCF। जब 2 नंबर होगा तो हम लोग इस तरह से बनाने का काम करते हैं। जब 3 नंबर होगा तो मान लीजिए नंबर है 5, 8 और 10, 3 नंबर लिखा हुआ, तो इसका HCF क्या आएगा। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे तो 5 का तो 5 × 1 लिख सकते हैं, 8 का क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, और 10 का क्या लिखेंगे 2 × 5। इस चीज़ में तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा, मगर हर एक के पास एक चीज़ कॉमन है और वो है 1। तो इस तरह के 1 के नंबर को जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा इस तीनों का क्या आएगा, HCF आएगा। वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन तीनों के बीच में 1 1 1 ही कॉमन आपको दिख रहा है। यही वो हाईएस्ट नंबर है जो हर एक के पास है, हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है, तीनों के पास 1 1 1 है। और फैक्टर इसीलिए क्योंकि सबके टेबल में 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आएगा, 8 टाइम्स में आएगा। और 1 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आएगा, वो भी 10 टाइम्स में आएगा। तो इस तरह से इसका निकाला जा सकता है। इसका अगर हम इसके बारे में बात करें 5, 8, 10 और 10 के बारे में, तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 छोटे नंबर को पहले लेते हैं डिवीज़न मेथड के थ्रू। तो लिख लिए 5 और लिख लिए 8। 5 1 × 5, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे लिख दिए 3। अब ये जो मेरे पास में 3 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को यहाँ उठा कर रख देंगे। 3 की टेबल में कब आएगा, ये 1 टाइम्स में 3, यहाँ पे क्या आएगा 2। हमेशा बताया गया कि यहाँ पे जो नंबर जो डिवाइज़र पे होगा वो यहाँ पे बन जाएगा डिविडेंड, 1 टाइम्स में 2 1, यहाँ पे वापस से 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 2 आएगा। ये करेंगे कैंसिल आउट होगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा रह गया 1। आपका यही HCF होता तब जब मेरे पास 5 और 8 दिया हुआ था। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 10 भी दिया हुआ। तो क्या करते हैं, 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 10 आ जाए। और वैसे पता 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 10 आएगा। हालांकि मुझे एक एक करके काटना चाहिए था, 1 लिखते कैंसिल आउट करते 0 यहाँ पे लिखते, फिर 0 यहाँ पे लिखना होता, मगर कोई बात नहीं। यहाँ पे ये मेरे पास में क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास में HCF किसका, 5, 8 और 10 का। किस मेथड के थ्रू, लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू। तो ये हो जाता है HCF। अब देखिए NCERT का किसी भी एग्जाम्पल्स को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ों को कॉम्बिनेशंस के बारे में बड़ा अच्छा बात किया होगा। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइड का रूल्स जो होगा वो किस तरह से काम करेगा। जैसे कि अभी भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, A लिखे, यहाँ P लिख दिए, यहाँ पे Q से क्वेश्चन और R से रिमाइंडर। बोला क्या गया था, बोला ये गया था कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर भी हो सकता है और रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा। दूसरा ये बोला गया था जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा होगा। रिमाइंडर इस डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। 5 और 8 का कंडीशन अगर आपको याद हो और याद ना तो पेज प्लेट करके देख लीजिएगा तो भी समझ में आपको आ जाएगा कि यही इस रूल्स को वो फॉलो करता है। अब मान लीजिए किसी 2 नंबर के बीच का HCF फाइंड करना होगा। मान लीजिए हम वो नंबर ले लिए, कोई सही है, 5 ले लेते हैं और नंबर ले लेते हैं 16 का, 5 और 16 का।
डिवाइड करने का तरीका बताया कि 5 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 3 टाइम्स में 15 1 होगा। अब इस वापस से 1 क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और ये 5 क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 5 टाइम्स में करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस कर दिए, ये 0 आ गया। इसको जो अगर आप इस फॉर्मेट में लिखना भी चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख के बता दे रहे इसका, 16 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 1। देखिए 5 3 से 15 प्लस 1 16 हो गया। अब क्या करेंगे, वापस से 5 इज इक्वल टू 3 इंटू, सॉरी 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 लिखे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ ना, 3 नहीं, यहाँ पे आएगा 1 इंटू किस नंबर से मल्टीप्लाई की, 5 से, और रिमाइंडर क्या बच गया 0। ये कंटिन्यूस सिलसिला तब तक चलते रहेगा जब तक आपके पास 0 ना आ जाए रिमाइंडर में, और जब वो रिमाइंडर में आ जाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, जो आपका डिवाइज़र होगा वो कहला जाएगा आपका HCF। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू हम लोग किसी भी 2 नंबर्स का जो एल्गोरिथम निकालते हैं वो इसी तरह से निकाल पाते हैं। एक तरीका तो हो गया आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू, एक तरीका हो गया फैक्टराइजेशन के थ्रू, और एक तरीका हो गया इसके थ्रू। हालांकि यहाँ पे देखिए चीटिंग तो किया गया है, इसमें तो मुझे भी पता है, मगर एग्जाम्स में क्या होता है कि जब बच्चा बहुत हड़बड़ी में होता है तो सीधे इस रूल्स को अगर लगाना भी चाहे तो 3 को 5 और 5 को 3 लिख देगा तो मामला गड़बड़ा जाता है। इससे बचने का तरीका ये होता है कि आप इसको कहीं रफ में कर लीजिए और फिर इस तरह से लिख लीजिए, ताकि आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा पूरी तरह से बन जाए। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्लास हम लोग जो है इसके एग्जांपल्स पे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे लेंगे, मतलब एनसीईआरटी पे लेंगे। उसके अलावा आर डी शर्मा होगा। उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात किया जाएगा कि किस तरह से क्लास में ट्रिक्स पे किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। अगर आपको ये 3 चीज़ समझ में आ जाएगा तो यकीन जानिए मैथ्स कोई भी बना लेता है। मैथ्स बनाना कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, धीरे धीरे सीखते सीखते कोई भी लड़का इस मैथ्स को बना लेता है। मगर अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आने वाले टाइम में 8 से 5 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी आपका इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप इस फील्ड को पूरी तरह से छोड़ भी देते हैं ना, तो वैसे भी मैथ्स कहाँ किसी के पीछे छोड़ा है। आर्ट्स वाले में भी देख लीजिए, जो बच्चा आर्ट्स लेके पढ़ता है उसका भी इकोनॉमिक्स में मैथ्स पढ़ना ही होता। तो इसके अलावा मैथ्स के बारे में और क्या ही बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्लास जो आप लोगों का लेंगे वो अगले 2-3 दिनों में वीडियो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।